मान लें किसी बॉडी को इस रफ सरफेस पे, इंक्लाइंड सरफेस पे अगर रखा जाता है तो ये बॉडी कैसे बिहेव करेगी। बिहेव करने मतलब है कि क्या ये मूव करेगी या रुकी रहेगी। बस यहाँ पे एक बात स्पेशली ध्यान देने वाली वो ये है कि यहाँ पे आर इस बार mg नहीं होगा सब्स्टिट्यूशन के लिए, बहुत ध्यान रखिएगा। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे r जो होता तो वो mg के बराबर होता था, लेकिन आप देखें यहाँ पे r जो है वो mg cos थीटा, जो mg का दूसरा कंपोनेंट है। आइए अब डिस्कस करते हैं मोशन ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन। ये जो केस है एक इंक्लाइंड प्लेन का है जिसमें रफनेस है और रफनेस के जो कोफिशिएंट्स हैं वो यहाँ पे दिए हैं। देखें स्टैटिक कोफिशिएंट, काइनेटिक कोफिशिएंट, और ये देखिएगा आप, ये भी तो आप पढ़ चुके हो, ये इंट्रोड्यूस किया जा चुका है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और ये भी आप जानते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और म्यूएस में क्या संबंध होता है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कोफिशिएंट्स है या एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, जो भी क्वांटिटीज हैं उनको दिखा दिया गया, ये गिवन होगा। बेसिकली इसमें जो केस बनता है उसमें ये बनता है कि मान लें किसी बॉडी को इस रफ सरफेस पे, इंक्लाइंड सरफेस पे अगर रखा जाता है तो ये बॉडी कैसे बिहेव करेगी। बिहेव करने मतलब है कि क्या ये मूव करेगी या रुकी रहेगी, ये जानना। आप ये जानते हो खूब कि अगर ये स्मूथ सरफेस पर रखा जाता तो ये बॉडी यहाँ रुक ही नहीं सकती थी। इस पे जो एक एक्शन फोर्स होगा इसके वेट के कंपोनेंट के कारण mg sin थीटा, वो इसे चलाता जरूर। ये मोशन हम लोग पहले मिसेलेनियस वाले केसेस में, रेक्टिलिनियर मोशन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब ये फ्रिक्शन के केस में आ रहा है। अब चूंकि यहाँ रफनेस है तो इसे जब आप छोड़ोगे तो दोनों हैपनिंग पॉसिबल है, या तो बॉडी चले या रुकी रहे। तो बेसिकली ये क्यों, आप खूब जानते हो कि रफ सरफेस है तो कंडीशंस होती हैं फ्रिक्शन की, या तो स्टैटिक कंडीशन होगा या फिर काइनेटिक होगा, और इनकी बाउंड्रीज को डिफाइन करने के लिए लिमिटिंग कंडीशन बीच में होता है। तो बेसिकली यहाँ पे केस यही है कि हमें पहले तो फ्रिक्शन की कंडीशन पहचाननी है और उसके बाद इसके मोशन को डिस्कस करना है। ठीक है, तो चले कंडीशन पहचाने कि ये बॉडी यहाँ पे रुकेगी या चलेगी, और कंडीशन पहचानते हुए फिर हम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी बताएंगे। ठीक, तो पहले इतना। तो अब देखो यहाँ पे अगर मान लें आपको कंडीशन दे दी है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आप पहचानो कैसे। तो पहचानने का वही तरीका होता है कि सबसे पहले केस को लिमिटिंग कंडीशन का मानते हुए अप्रोच शुरू करते हैं। तो केस है कि अ बॉडी इज प्लेस्ड, पहला केस है मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन पे, रफ इंक्लाइंड प्लेन पे, कि अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, देन टू फाइंड कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, चले तो कंडीशन देखने के लिए देखें, ये होगा कि भाई ये मैं कह रहा था कि इस पे जो मेन फोर्स लग रहा होगा वो mg sin थीटा। ठीक है, ये इसका वेट का कंपोनेंट mg sin थीटा, और इसके कारण इसकी टेंडेंसी बनेगी इधर स्लाइड करने की, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स इसे अपोज करेगा। अब ये कितना अपोज करता है, अगर मान लें अभी ये स्टैटिक या लिमिटिंग कंडीशन में हो तो ये फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक या लिमिटिंग होगा, ये बॉडी नहीं चलेगी। और अगर ये चल दे, स्लाइड करने लगे, तो उसी हिसाब से ये फ्रिक्शन फोर्स बदल जाएगा, ये काइनेटिक कंडीशन का होगा। तो यही हमें पता लगाना है कि होगा क्या बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं स्टेप्स ऐसे लेते हैं कि लेट द कंडीशन बी लिमिटिंग। ठीक, आप जानते हो कि जब कंडीशंस मालूम ना हो तो लिमिटिंग कंडीशन एज्यूम करके शुरू किया जाता है। तो अगर मान ले कंडीशन लिमिटिंग हो तो होगा क्या, ये मेन फोर्स है एक्शन फोर्स, और ये हो गया म्यू एस आर। लिमिटिंग कंडीशन में तो भाई म्यू एस आर डेवलप होगा। बस यहाँ पे एक बात स्पेशली ध्यान देने वाली वो ये है कि यहाँ पे आर इस बार mg नहीं होगा सब्स्टिट्यूशन के लिए, बहुत ध्यान रखिएगा। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे r जो होता तो वो mg के बराबर होता था, लेकिन आप देखें यहाँ पे r जो है वो mg cos थीटा, जो mg का दूसरा कंपोनेंट है इस सरफेस के परपेंडिकुलर, उससे ये बैलेंस होगा। तो r mg cos थीटा के बराबर होगा, वो हम लोग देख लेंगे, रख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे अगर कंडीशन लिमिटिंग है तो आप ये भी जान रहे हो कि ये बॉडी चलेगी नहीं, एक्सेलेरेशन इज जीरो, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये फोर्सेस बैलेंस होंगे,
ये दोनों, ये तो बैलेंस है ही, ये भी बैलेंस होंगे। ठीक, तो इनको ऐसे लिखते हैं, देखें, mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू एस आर, एक इक्वेशन बन गई। और दूसरी इक्वेशन mg cos थीटा इज इक्वल टू आर। ठीक, अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो इनको सॉल्व करने में डिवाइड करते हैं। तो इक्वेशन 1/2 डिवाइड करते हैं, देखिए, तो ये लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हो रहा है mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा, और राइट हैंड साइड म्यू एस आर अपॉन आर। ये देखिए, यहाँ पे आर आर कैंसिल होगा और यहाँ mg भी कैंसिल होगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा बन जाएगा tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, सिर्फ बचेगा ना, ये आर आर कैंसिल हो जाएगा। तो देखें, ये कंडीशन आई कि अगर सिस्टम या बॉडी इस इंक्लाइंड सरफेस पे लिमिटिंग कंडीशन में है तो ये चीज सेटिस्फाई होगी। मतलब इस थीटा का अगर आप टेंजेंट निकालोगे तो वो म्यू एस के बराबर आएगा, ये पहचान होती है। ठीक है, अगर आप पहले ही इसे चेक कर लो, भाई ये क्वांटिटीज तो मालूम होंगी ना शुरू में ही, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल मालूम होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम होता है। अगर ये दोनों बैलेंस कर गए, इसका टेंजेंट और म्यू एस, तो आप समझ लें कि इसमें कोई भी बॉडी आप रखोगे तो वो रुकी रहेगी और अबाउट टू स्लाइड की कंडीशन में होगी। अबाउट टू स्लाइड मतलब लिमिटिंग। ठीक, अच्छा, इसको आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि आपने पढ़ा है कि म्यू एस जो है वो 10 लैम्डा के बराबर है। अगर आप ये 10 लैम्डा सब्स्टिट्यूशन दे दें तो फिर यहां से इक्वेशन बैलेंस करते हुए देखें, आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये भी एक बहुत आसान तरीका है पहचानने का लिमिटिंग कंडीशन को, कि अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा के बराबर हो तब भी कंडीशन लिमिटिंग आकर होती है। जैसे मान लें सपोज लैम्डा 30 डिग्री है और इंक्लाइंड प्लेन का एंगल भी 30 डिग्री है, तो पता चल गया दोनों एंगल बराबर, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और ये एंगल बराबर है, तो लिमिटिंग कंडीशन होगी। और यही अगर इसके टर्म्स में दिया होगा, कोफिशिएंट के टर्म्स में, तो स्पष्ट है कि tan 30 इज 1/√3, है ना। तो अगर म्यू एस 1/√3 हो इसी केस में जिसमें ये 30 और लैम्डा 30 है, तो म्यू एस अगर 1/√3 है और tan 30 इज 1/√3, तो केस बैलेंस यानी कि लिमिटिंग कंडीशन। तो चाहे आप यहां से पहचानो या यहां से पहचानो, दोनों तरीके हैं। अगर म्यू एस दिया है तो इससे आप पहचान लें, थीटा तो गिवन ही होगा, और अगर लैम्डा गिवन है तो इससे कंपेयर कर लें, ऑप्शंस हैं दोनों। ठीक, अब अगर पता चल गया कि ये लिमिटिंग कंडीशन है, आपने चेक कर लिया, तो फिर फ्रिक्शन क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन हो गया लिमिटिंग कंडीशन का म्यू एस आर। तो म्यू एस आर इज व्हाट, म्यू एस आर इज म्यू एस, ये ध्यान दीजिएगा, आर mg नहीं बल्कि mg cos थीटा। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आप ये लिखोगे इस केस में। अच्छा, अब बात ये आती है कि अगर ये दोनों एंगल बैलेंस हैं या ये बैलेंस है इक्वेशन, तब तो लिमिटिंग कंडीशन। अगर बैलेंस नहीं है तो कहने का मतलब है कि थीटा मान ले लैम्डा से कम है या थीटा लैम्डा से ज्यादा है, तो क्या होगा। तो उसमें ऑफ कोर्स बाकी जो कंडीशंस होती हैं, स्टैटिक और काइनेटिक, उनमें से कोई होगा। ठीक, तो जरा वो भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर थीटा लैम्डा से कम हो, ये थीटा लैम्डा से कम हो, जैसे यहाँ पे तो आपने देखा ये बराबर है तो लिमिटिंग कंडीशन, लेकिन अगर थीटा इस लैम्डा से कम हो जाए तो जानते हैं कौन सी कंडीशन आकर होगी, तब कंडीशन आकर होती है स्टैटिक। या तो थीटा लैम्डा से कम हो या फिर tan थीटा म्यू एस से कम हो, क्योंकि यही देखिए यहाँ पे है ना, ये इक्वल था, है ना, यहीं से ये क्रिएटेड है एक्सप्रेशन। तो जो इसमें होगा संबंध वही इनमें होगा संबंध। ठीक, तो वही है कि यहाँ पे अगर थीटा लैम्डा से कम है या tan थीटा म्यू एस से कम है, आप चेक कर लीजिए, तो ऐसे केस में द कंडीशन इज स्टैटिक। याद नहीं करना है, इसमें पता चल जाएगा आपको, आप खुद ही बताओ कि मान लें लिमिटिंग कंडीशन है और सपोज आपको मौका मिल जाए इस थीटा को बदलने का, मतलब इंक्लाइंड प्लेन के एंगल को बदलने का, तो ये बताएं कि स्टैटिक का मतलब है और स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी इंक्लाइंड प्लेन के एंगल को कम करने में मिलेगी या बढ़ाने में। आप प्रैक्टिकली सोचो, आप सोचो कि अगर ये एंगल आप बढ़ाओगे तो इसकी स्लाइडिंग की टेंडेंसी बढ़ेगी, है ना। इंक्लिनेशन जितना ज्यादा हो उतना ही इसके स्लाइड करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, और जितना ही ये कम होगा
उतना ही ये स्टेबिलिटी की तरफ ये बॉडी जाएगी। इसीलिए कह रहे हैं कि थीटा अगर कम हो जाए, थीटा अगर कम हो जाए तो स्टैटिक कंडीशन हो जाएगा। ये देखिए थीटा लैम्डा से कम, ऐसे याद रखें। और इसी के करस्पॉन्डिंग फिर टेन थीटा अगर आप लोगे इधर तो इधर टेन लैम्डा हो जाएगा या म्यू एस हो जाएगा। यहां से आप चेक कर लें। अच्छा, अगर ये प्रूफ हो गया या ये क्लियर हो गया कि कंडीशन स्टैटिक है तो फिर फ्रिक्शन फोर्स कितना लिखेंगे? आप जानते हो कि उस केस में फ्रिक्शन फोर्स एक्शन फोर्स के बराबर होता है स्टैटिक कंडीशन में। तो ये एक्शन है, ये फ्रिक्शन फोर्स है, तो इसी के बराबर कर दें। तो सिंपल एफ आर इज इक्वल टू यहाँ पे आप एम जी साइन थीटा लिखेंगे। देखिए फर्क देखिएगा, अभी लिमिटिंग कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स आ रहा था म्यू एस एम जी कॉस थीटा, और ये हो गया एम जी साइन थीटा, क्योंकि स्टैटिक कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स एक्शन फोर्स के बराबर होता है। ठीक, अच्छा, और अब अगर थीटा वैल्यू हम बढ़ा दें, इस लिमिटिंग कंडीशन के थीटा से ये बढ़ा दिया जाए तो फिर ये बॉडी स्लाइड करने लगेगी, क्योंकि ये तो अबाउट टू मूव की कंडीशन में है ही इस समय। इसे बढ़ा दें तो क्या होगा? तो थीटा अगर लैम्डा से ज्यादा हो जाए तो ऐसे केस में, या फिर ये कह सकते हैं कि टेन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एस, तो कंडीशन फिर होती है काइनेटिक। और काइनेटिक कंडीशन होगी तो सिचुएशन ये होगी, ये देखें फ्रिक्शन फोर्स म्यू के आर हो जाएगा, है ना, और म्यू के आर होगा और ये बॉडी चल रही होगी, उसमें स्लाइड कर रही होगी ऐसे कुछ, है ना, ये देखिए ये हो जाएगा, स्लाइड कर रही होगी उसमें सिस्टम। तो फिर फ्रिक्शन फोर्स आप क्या लिखोगे? तो फ्रिक्शन फोर्स उसमें होगा एफ आर इज इक्वल टू म्यू के आर, जहां आर होगा एम जी कॉस थीटा। तो ये जो थ्री कंडीशंस हैं, इनको पहचानते हुए आप फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बताओगे। तो क्वेश्चन जैसे फ्रिक्शन फोर्स निकालने के आ जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कैसा क्वेश्चन ऑकर हो सकता है, इस पे एग्जिस्ट कर सकता है। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स डेवलप्ड इफ एंगल थीटा ऑफ इंक्लाइन इज, फर्स्ट है 30 डिग्री, सेकंड है 60 डिग्री। एक इंक्लाइन प्लेन दिया है, इस पे एक बॉडी रखी हुई है, म्यू एस और म्यू के वैल्यू इस सरफेस के डिफाइंड है, थीटा एंगल दो केस दिया हुआ है, पहले 30 फिर 60, दोनों केस में बारी बारी से हमें फ्रिक्शन फोर्स की कंडीशन पहचानते हुए फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लिखनी है, क्योंकि बिना कंडीशन पहचाने हुए फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू नहीं लिख सकते। तो चलिए सबसे पहले 30 डिग्री ऑपरेट करते हैं। ठीक, तो पहला केस उठाते हैं, पहले पहचानते हैं कि क्या होगा। तो ये तो थीटा वैल्यू दिया है, अगर हम इसे लैम्डा से कंपेयर कर लें, ठीक, अब लैम्डा तो गिवन नहीं है, तो एक तरीका ये हो सकता है कि म्यू एस से आप लैम्डा निकाल लो। जैसे आप जानते हो कि म्यू एस इज इक्वल टू 10 लैम्डा होता है, तो उससे आप लैम्डा निकाल लें और दोनों कंपेयर कर लें, अगर पॉसिबल हो तो। नहीं तो फिर दूसरा तरीका है कि आप सीधे म्यू एस को कंपेयर कर लें टेन थीटा से। दोनों है ना, थीटा और लैम्डा को कंपेयर करें या फिर टेन थीटा को म्यू एस से कंपेयर करें, ऑप्शन आपके ऊपर है। तो चलिए दोनों केस में आपको दिखाता हूं। जैसे मान लें हम पहला केस उठाते हैं और हम कंपेयर करना चाहते हैं थीटा और लैम्डा को। तो थीटा तो गिवन है, लैम्डा गिवन नहीं है, तो लैम्डा हम म्यू एस से निकाल लेते हैं। देखें कैसे, हम जानते हैं कि 10 लैम्डा इज म्यू एस, पढ़ चुके हैं, और म्यू एस की वैल्यू 1 दी हुई है, ये देखिए यहां से 1 उठाया, अब 10 लैम्डा इज 1। अब आप ये भी जानते हो कि कौन से एंगल का टेंजेंट 1 वैल्यू रखता है, ऑफ कोर्स 45 डिग्री। तो इससे पता चला लैम्डा 45 डिग्री आ गया। अब जब लैम्डा आ गया तो अब आप इसे थीटा से कंपेयर कर लें। स्पष्ट है, जाहिर है कि थीटा 30 डिग्री जो है वो कम है लैम्डा 45 डिग्री से। तो कंडीशन कौन सी होगी? कंडीशन हो जाएगी स्टैटिक। और स्टैटिक कंडीशन में आप जानते हो कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? यस, एक्शन फोर्स के बराबर। तो आप सीधे लिखो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। थीटा इज दिस, 30 डिग्री है इस केस में, तो एम जी साइन 30,
ये जो एक्शन फोर्स होगा ना mg sin थीटा, उसके बराबर फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन स्टैटिक है। यहां पे आप वैल्यूज रख दें, ठीक है। मास तो m ही दिया हुआ है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये हो गया mg/2। या फिर आप देखो ये 1/2 को 0.5 लिख दिया गया, ठीक, तो 0.5 mg इज द आंसर। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0.5 mg, हाफ mg या 0.5 mg, ठीक। अच्छा, ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस है कि थीटा 60 डिग्री है। अच्छा, अब लैम्डा तो आप निकाल चुके हैं 45 डिग्री, तो इस बार आप देखो ये 60 डिग्री 45 डिग्री से ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है तो स्पष्ट है कि इस बार कंडीशन काइनेटिक हो जाएगी, एंगल बढ़ गया ना ये, तो ये काइनेटिक कंडीशन हो गई। और काइनेटिक कंडीशन होने के कारण फ्रिक्शन फोर्स बताएं कितना होगा। यस, फ्रिक्शन फोर्स होगा इस बार म्यू के mg cos थीटा, म्यू के r होगा ना, तो r क्या होगा, r जो है इधर से आप नापेंगे तो r इज इक्वल टू mg cos थीटा, है कि नहीं। तो r म्यू के r और r जो है mg cos थीटा के बराबर होगा, तो यहां से mg cos थीटा रख दे, cos 60 हो गया ये, तो वैल्यू आप रखेंगे म्यू के 0.8 दिया हुआ है, देख रहे हैं, और cos 60 होता है हाफ, तो ये हो गया 0.4 mg। ऐसे फाइंड करते हैं। तो ये जरूरी है कि आप पहले कंडीशन फाइंड कर लें, फिर उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स बता सकेंगे आप, ठीक है।